हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। बात किया जाए, कम समय में बहुत अच्छे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं और लेखपाल का पेपर करीब ही करीब आ गया, डेट भी आ गई है। और उत्तर प्रदेश सुपर टेट वाले जितने बच्चे हैं वो भी, और जितने पुलिस वाले बच्चे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लेखपाल वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में उनके करंट में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो सभी बच्चे जुड़ते रहिए और भैया इसका लाभ उठाते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जाके अपनी राय जरूर दे भैया। सभी लोग आ जाए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है भैया, पंचायती राज दिवस आज क्या है? 24 अप्रैल है। और आज के ही दिन क्या मनाया जाएगा? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में बात करें, एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है भैया, लिख के रख लो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो आप क्या बताओगे? 24 अप्रैल को। और पंचायती राज दिवस समारोह, अब की बार जो पंचायती राज दिवस समारोह हो रहा है उसके लिए किस पंचायत को चुना गया? बताओ, पूरे भारत में किस पंचायत को चुना गया? तो कौन सी भैया है पंचायत? उसका नाम क्या है? पल्ली पंचायत। क्या नाम है? पल्ली पंचायत। याद रखना, पंचायत का नाम क्या है? पल्ली पंचायत। तो अब की बार पंचायती राज दिवस मनाने के लिए या समारोह मनाने के लिए कौन सी पंचायत चुनी गई है? तो पल्ली पंचायत। और ये पल्ली पंचायत कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर की है। कहां की है भैया? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसी की पंचायत जिसका नाम क्या है? पल्ली पंचायत। यहां पर क्या मनाया जाएगा भैया? यहां पर मनाया जाएगा पंचायती राज समारोह। एक बात और समझना, हमने आपको बताया था कोप 26 की बैठक हुई। कहां हुई थी? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। यूके के अंदर स्कॉटलैंड है, वहीं ग्लासगो वहां पर हुई थी कोप 26 की बैठक। कोप 26 की बैठक में कहा गया, जितने देश कार्बन उत्पन्न कर रहे हैं, कार्बन उत्पन्न करते हैं, उनसे कहा गया कि कार्बन पर कंट्रोल किया जाए। तो चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्पन्न करता है, तो चीन से कहा गया कार्बन पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। भारत को भी कहा गया, तो भारत ने कहा देखो भैया, हम कार्बन उत्पन्न तो कर रहे हैं लेकिन हम 2070 तक, इतनी जल्दी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2070 तक क्या कर देंगे? भारत को कार्बन मुक्त कर देंगे। भारत में 0 कार्बन उत्पन्न होगा। कार्बन से क्या होता? पर्यावरण प्रदूषित होता। उसी को देखते हुए भारत के केरल में कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू की गई। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में क्या हुआ? केरल को क्या किया गया? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू कर दिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बन न्यूट्रल खेती। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कार्बन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये अर्थ है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? केरल होगा। कार्बन मुक्त भारत कब होगा? 2070 में होगा। और कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन पहली बन गई है? तो कौन है? पल्ली पंचायत बन गई है। इस पंचायत में कार्बन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाएगा किसी चीज में, ऊर्जा से लेके किसी चीज में। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है? पल्ली पंचायत है। और पल्ली पंचायत कहां पर है? जम्मू कश्मीर। समझ पाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। बात किया जाए, पल्ली पंचायत क्या बन गई भैया? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। कौन सी? पल्ली पंचायत। अब बात करें भैया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, देखो, जब संविधान का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जब आपने देखा संविधान क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू हो चुका था आपके यहां। तो इसमें भाग 4, संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भैया 36 से लेके कहां तक है? 51 तक है। 36 से लेके कहां तक है? 51 तक है। इसी में एक अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 40 में कहा गया था ग्राम पंचायतों का गठन। और आपको पता है ग्राम पंचायतों को गठन को लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में टकराव हो गया। पूछा जाता है गांधी जी की विचारधारा किस अनुच्छेद में मिलती थी? तो अनुच्छेद 40 में मिलती थी। और भीमराव अंबेडकर का विरोधाभास कहां मिलता था? तो अनुच्छेद 40 में मिलता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि पंचायतों का निर्माण ना हो। यदि पंचायतों का निर्माण होगा तो फिर से प्रधान होंगे, जमींदार होंगे, फिर हमारा शोषण किया जाएगा। और गांधी जी ये चाहते थे यदि समाज का विकास करना है तो बिना गांव का विकास, यदि गांव का विकास हो गया तो भैया शहर का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे क्या हो बच्चा? पंचायतों का गठन किया जाए। ये गांधी जी की विचारधारा थी। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, गांधी जी की विचारधारा किस अनुच्छेद में थी?
तो अनुच्छेद 40 में थी। अंबेडकर जी का विरोधाभास कहां था? अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 का मतलब क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये तो पहले की बात हो गई जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक संशोधन हुआ। और संशोधन कब हुआ बच्चा? संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ। 92 में पेश हुआ था, 93 में पास हो गया था, तो 93 ही मान लेते हैं। अरे भैया, तो 24 अप्रैल 1993 में संशोधन हुआ और 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। तो इस 73वें संविधान संशोधन को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कर दिया गया और इसको संविधान के भाग 9 में रखा गया, अनुच्छेद 243 में रखा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11 जोड़ी गई। और ये बात किया जाए कि 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो एमपी मध्य प्रदेश है। इसको लागू करने वाला राज्य पहला कौन था? एमपी था। पंचायती राज व्यवस्था अर्थात 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो कौन था? एमपी था। अब पंचायती राज व्यवस्था लीगल हो गई, मतलब संवैधानिक हो गई। अभी तक संवैधानिक नहीं थी। अब 73वें संविधान संशोधन से क्या हो गया? संवैधानिक हो गई। संविधान में इसको लिख दिया गया। तो क्लियर हुआ। 24 अप्रैल के दिन ही लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बात किया जाए पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 में है। किस अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी की विचारधारा, याद है ना। और अनुसूची 9 पूछा जाएगा भैया, भाग 9 है, अनुच्छेद 243, अनुसूची 11। अब एग्जाम में क्वेश्चन फंसा देगा कि अनुसूची 11 में विषय कितने हैं या पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितने हैं। पीसीएस में पूछा गया था 29 विषय है। पूछ ले नगर पालिका में कितने विषय? 18 है। लेकिन पूछ ले अनुसूची 11 या पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो कितने हैं भैया? 29 विषय हैं। और बात किया जाए पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता कहां के थे? गुजरात के थे। कहां के थे? गुजरात के थे। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। और बात किया जाए बच्चा पंचायती राज व्यवस्था या पूछा जाए कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय का मतलब क्या होगा? आपको पता है। सबसे नीचे क्या होगा? गांव, है ना, ग्राम प्रधान वगैरह, ग्राम सभा होगी। फिर कौन होता है? ब्लॉक होता है। फिर कौन होता है? जिला पंचायत। क्या होती है? जिला होता है, ब्लॉक होता है, ग्राम होता। तो 3 स्तर। पंचायत के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। ये पूरा पंचायत से संबंधित कॉन्सेप्ट था। समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, पूरी बातें डिटेल में समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश वालों के लिए विशेष होगा, डॉक्टर की सुनिए। यूपी में एक कार्यक्रम चलाया गया, उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाया गया, डॉक्टर की सुनिए। का सुनी? डॉक्टर के का सुनक है? तो डॉक्टर की सलाह को मानना है। इसमें क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर की सलाह को मानना है। इसका उद्घाटन किसने किया? यह कार्यक्रम का संचालन किसने किया? तो अनिल राजभर ने किया, जो बात किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है और इनको पिछड़ा वर्ग वगैरह देखते हैं, उस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो शुभारंभ किसने किया? अनिल राजभर ने किया। और अनिल राजभर कौन है बच्चा? कैबिनेट मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार में है, योगी टीम के आदमी है। तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर की सुनिए कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? अनिल राजभर ने किया। ब्रजेश पाठक न मार देना, वो क्या है देखा जाए तो चिकित्सा मंत्री कौन है? ब्रजेश पाठक। तो लड़के मार देंगे तुरंत, लेकिन इसका शुभारंभ किसने किया? अनिल राजभर ने किया। उद्देश्य क्या है? डॉक्टर की सलाह को मानना, है ना। डॉक्टर की सलाह को मानना, है ना। सलाह को मानना है। कोई बीमार है, डॉक्टर कह दिए कि एक टाइम खाना खाओ तो एक टाइम खाना खाओ। डॉक्टर जितना कहा उतना मानो। 2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं। कोरोना कवच ऐप, एक कोरोना कवच, जब कोरोना आया था तो इसको किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने लॉन्च किया था। और आयुष्मान कवच ऐप किसने लॉन्च किया? तो यूपी सरकार ने। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। कोरोना कवच ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने। और आयुष्मान कवच ऐप किसने लॉन्च किया? यूपी सरकार। तो डॉक्टर की सुनिए कहां शुरू किया गया कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किसने शुरू किया? अनिल राजभर ने शुरू किया।
समझ में आया भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है करगा उत्सव। क्या नाम है? करगा उत्सव के बारे में कह रहा। करगा उत्सव की बात किया जाए तो उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता। कहां? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया जाता। कर्नाटक राज्य से संबंधित है। करगा उत्सव कहां मनाया जाता? तो बंगलौर। और बंगलौर कहां है? कर्नाटक, है ना, साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में मनाया जाता है भैया। बंगलौर कहां? बंगलौर के कर्नाटक में मनाया जाता है ना, बंगलौर में मनाया जाता। स्थान की बात किया जाए तो किस स्थान में? तो धर्म राय मंदिर। ये स्थान कौन से मंदिर के अंदर ये मनाया गया? तो धर्म राय मंदिर के अंदर मनाया गया। और इसका जुड़ाव किससे है? तो इसका है द्रौपदी। किससे है? द्रौपदी जी से। महाभारत यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें द्रौपदी जी का उल्लेख होता है, तो उन्हीं के बारे में इसमें किया गया, उन्हीं से संबंधित इसका उत्सव मनाया जाता है। तो क्लियर हुआ? तो करगा उत्सव, करगा उत्सव क्लियर होगा। करगा उत्सव कहां होगा? बंगलौर में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 100% आने वाला क्वेश्चन है भैया। कह रहा थल सेना प्रमुख, है ना, थल सेना प्रमुख भैया ये 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं। और ये किसके स्थान पर आए? तो मनोज मुकुंद साहब थे। आपको पता है इससे पहले थल सेना प्रमुख कौन थे? 28वें नंबर के मनोज मुकुंद साहब थे। और आपको पता है तीनों सेनाओं का प्रमुख एक नया पद भैया गठित किया गया जिसे सीडीएस बोलते। क्या बोलते? सीडीएस। तो इस पर कौन थे? बिपिन रावत साहब थे। पहले सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। लेकिन विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, तो थल सेना जो प्रमुख थे मनोज मुकुंद थे, उनको क्या बना दिया गया? सीडीएस। तो वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? मनोज मुकुंद है। थल सेना प्रमुख अब कौन बन गए हैं? तो थल सेना प्रमुख अब बन गए हैं मनोज पांडे। दोनों मनोज है, समझना। मनोज मुकुंद अब क्या हो गए? सीडीएस हो गए। और मनोज पांडे क्या बन गए हैं? थल सेना प्रमुख बन गए हैं। और आपको पता है ये कौन से नंबर के? 29वें हैं, है ना, ये भी नंबर याद रखना। और रक्षा मंत्री, क्योंकि ये सब रक्षा मंत्री के बारे में बात की जाए तो कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह क्या है? भारत सरकार में रक्षा मंत्री है ना। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। तो इसी तरह से रक्षा मंत्री कौन होंगे भैया? राजनाथ सिंह। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए विशेष क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र, देख लो भैया, ये उत्तर प्रदेश का पहला, लिख लेना कॉपी में, यूपी का पहला तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र। क्या है भैया? तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र का गठन कहां किया गया? लखीमपुर में। कहां किया गया? लखीमपुर खीरी। याद है ना, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय पार्क, क्या एक ही राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम क्या है? दुधवा। क्या नाम है? दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो इसका जो है ये जो तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र कहां बनना है? दुधवा के अंतर्गत ही बनेगा, दुधवा के अंदर ही इसका क्षेत्र आएगा। और ये कहां बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पहला तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र कहां बनेगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी मतलब क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होगा, ये भी याद रखना, दुधवा के अंदर बनेगा। अब हाथी की बात किया जाए तो हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992 में भारत में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। हाथी मेरा साथी, हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते। और हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया कब? 2010 में। भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी। और कब घोषित किया गया? 2010। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। तो ये क्या था भैया? हाथी के बारे में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या बहुत पाई जाती है, आपको पता होगा। ये था हाथियों से संबंधित क्वेश्चन। तो यूपी का क्या है? पहला तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र। कह रहा है इंटरनेशनल, भैया इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, देखो पूरे भारत में पहली बार खुलने जा रहा है। भारत का पहला लिख लेना कॉपी में, भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहां पर खोला जाएगा? तो लिख लेना भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया। ये भारत का पहला। इसका उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और नौकरियों में अवसर दिलाना। मतलब स्किल का मतलब होता है तुम्हारे अंदर जो गुण छिपा हो, जैसे तुम्हारे अंदर छिपा है कि सिलाई करना
कढ़ाई करना, बुनाई करना, है ना, ITI वगैरह करा दिया जाता। तो कौशल विकास मिशन का उद्देश्य यही होता था, छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का उद्देश्य होता। तुम्हारे अंदर जो भैया गुण छिपा है उसको बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम? इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर। कहां खोला गया? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा आपका पता है तटीय राज्य है, और उड़ीसा के बारे में जब चर्चा करते हैं तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी है। और उड़ीसा में कौन है? चिल्का झील है। भारत की खारे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी चिल्का है। और चिल्का कैसी झील है? लैगून झील है। और चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। और उड़ीसा की बात कर दे तो भैया APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी कहां होगा? उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में आपको पता होगा यहीं से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता। तो ये थी भैया आज की करंट की विशेष क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।